करने के बावजूद भी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में वो परीक्षा देने से वंचित रखे जा रहे हैं, या बोर्ड के द्वारा जो निम्न स्तरीय पदाधिकारी है उनकी लापरवाही का नतीजा है। जो शुल्क जमा हुआ है 2,35,175 रुपये, इसने बोर्ड को जमा कर दिया है, लेकिन बोर्ड के द्वारा कितने बच्चों का आप सोचिए, मात्र 63 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आया है। हमारे शिक्षक आज अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं, मुख्यमंत्री जी के हर आदेश को और सरकार के हर आदेश को हमारे शिक्षक मानते भी हैं, लेकिन एक अपर मुख्य सचिव हमारे जो पदाधिकारी हैं वो घूम घूम के कहते हैं कि आप पढ़ाते नहीं हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार बोर्ड की ओर से जो है घोषणा कर दी गई है कि नए साल में फरवरी माह में जो है इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाएं ली जाएगी। हालांकि अब कुछ समस्याएं जो है वो आन पड़ी है, शिक्षक हों या फिर अभ्यर्थी, सभी लोग कहीं ना कहीं दुविधा में हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे आनंद पुष्कर जी। क्या समस्याएं हैं सर? इस दिनों आप स्कूल का भ्रमण किया और आपके पास क्या कुछ सूचनाएं मिल रही है? मैट्रिक और इंटर का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, इन सब चीज़ों के बीच में अब क्या समस्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम तो बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे कि जो एक यह अच्छी परीक्षा आयोजित की जा रही है बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा। लेकिन अभी एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जो पूरे बिहार में आया है कि माध्यमिक विद्यालय ने पूरे बिहार में 3,861 विद्यालय ने अपना परीक्षा शुल्क, विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क को उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके परीक्षार्थी, जो छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा करने के बावजूद भी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में वो परीक्षा देने से वंचित रखे जा रहे हैं, या बोर्ड के द्वारा जो निम्न स्तरीय पदाधिकारी है उनकी लापरवाही का नतीजा है कि जो आज छात्र छात्राओं जो हजारों की संख्या में है उनकी भविष्य अंधकार की ओर जा रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूर्व में पहले जो यह प्रक्रिया होती थी कि पहले बोर्ड के द्वारा तिथि निर्धारित की जाती थी, उस निर्गत तिथि में छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता था। पहले रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद चालान के माध्यम से उनका शुल्क को जमा किया जाता था, तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन इस बार एक बोर्ड के द्वारा नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट यह है कि पहले ही चालान के माध्यम से शुल्क जमा करा लिया जाता है, उसके बाद फिर बोर्ड कहता है कि तब आप फॉर्म आप भरिए, और फॉर्म भरने में भी अगर फाइनल सबमिशन नहीं हो पाता है तो वह परीक्षार्थी जो है परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे मैं कुछ विद्यालय का हमारे पास में जो डाटा आया है, मैं वो डाटा बताना चाहता हूँ। पलटू हाई स्कूल गोपालपुर कोठी सिवान में है। इसका जो डाटा है 300 प्लस इसके विद्यालय परीक्षार्थी, इसमें छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने पंजीयन शुल्क को उसने जमा किया है, परीक्षा शुल्क को जमा किया है। यह जो शुल्क जमा हुआ है 2,35,175 रुपये, इसने बोर्ड को जमा कर दिया है, लेकिन बोर्ड के द्वारा कितने बच्चों का आप सोचिए, मात्र 63 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आया है, यानी कि 56,630 रुपये का ही एडमिट कार्ड मात्र 63 बच्चों का ही उनको निर्गत करके आया है। यानी कि 200 के करीब में बच्चे कहाँ जाएंगे? 200 करीब के बच्चे के जो अभिभावक हैं, जो परिवार के अभिभावक हैं, उनकी ऐसी नौबत आ गई है कि उस विद्यालय में जाके वह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हेडमास्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं, शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार में शैक्षणिक माहौल गड़बड़ा रहा है। ऐसी बहुत सारी सूची है, प्रेमचंद्र हाई स्कूल सरारी सिवान का है, और भी बहुत सारे विद्यालय की सूची है, आरके हाई स्कूल वैशाली में है। तो पूरे बिहार से 5,500 की ऐसी सूची पड़ी हुई है जो छात्र छात्रा आज के परीक्षा से, वार्षिक परीक्षा 24 से वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैक्षणिक माहौल गड़बड़ाते जा रही है। मैं यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी यह मांग करता हूं, उनका संज्ञान, उनका ध्यान भी सुराकृष्ट करता हूं कि कम से कम वैसे परीक्षार्थी जिनका भविष्य आगे की ओर बढ़ रहा है,
और उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। कम से कम उनके जिन्होंने शुल्क जमा किया है वैसे लोगों को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए, मौका भी मिलना चाहिए ताकि वह परीक्षा दे के और अपने आगे की भविष्य को बना सके। ये समस्याएं सिर्फ शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं जो है शिक्षा विभाग इन सब पहलुओं पर चर्चा कर रही है, या फिर उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है जिससे आए दिन जो ये बखेड़े खड़ा हो रहे हैं, जिस पर जो है कुछ न कुछ किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विगत 1 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि विभाग लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है और कई एक्सपेरिमेंट उसका सफल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको कुछ बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिता जब स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी थे तो सदन में उन्होंने एक विचार को व्यक्त किया था कि समान स्कूल प्रणाली आयोग के रिकमेंडेशन को बिहार सरकार को लागू करना चाहिए। उसके लागू होने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती। आज की परिस्थिति में जितने विद्यालय भवन विहीन हैं, जितने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे अनुदानित विद्यालय हैं जो वित्त रहित आज भी पड़े। सरकार की घोषणा के बाद सरकार ने यह घोषणा भी किया था कि ऐसे विद्यालयों को हम लोग वित्त सहित करने जा रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार की घोषणा के बाद भी वैसे विद्यालयों की को निलंबित किया जा रहा है, उनकी मान्यता को निलंबित किया जा रहा है, जो खेदजनक है। जहां बच्चे अपने भविष्य के लिए जाते हैं, 11,000 विद्यालयों की आवश्यकता पूरे बिहार में है और हम लोग तो कह रहे हैं कि 3,000 ऐसे विद्यालय हैं जिनको सरकार को अधिकृत करने में कोई विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं है। 649,000 करोड़ रुपए सरकार जो है आज की परिस्थिति में वित्त रहित अनुदानित विद्यालयों को अनुदान देने के लिए निर्गत करती है, तो क्या वैसे शिक्षकों को हम लोग घाटा अनुदान लागू नहीं कर सकते हैं और वैसे विद्यालयों को हम लोग अधिकृत नहीं कर सकते हैं? अधिकृत कर सकते हैं। यह पॉलिसी भी तैयार सरकार ने किया था। हमारे पिता ने कई बार इस सवाल को बिहार विधान परिषद के मंच पे उठाया था, सरकार का जवाब भी सकारात्मक आया है, लेकिन विभाग का ध्यान पता नहीं उधर क्यों नहीं जा पा रहा है। यह जरा सोचने का विषय है। और छात्रों का काम तो पढ़ना है और हमारे गुरु का काम है उनको पढ़ाना। और जिन्होंने भी, जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने भूमि को दान दिया, जमीन को दान दिया, वहाँ विद्यालय खोले गए, शैक्षणिक माहौल की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इन सब परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? हम क्या लगता है सरकार को इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर शिक्षा विभाग को तमाम विद्यालयों से जो है वह सूची मंगानी जानी चाहिए कि या फिर क्या? बिल्कुल मंगानी चाहिए। सरकार को एक एक वास्तु स्थिति, हर शिक्षकों की मूलभूत समस्या को भी देखना चाहिए, संज्ञान भी लेना चाहिए और जहाँ तक न्यायोचित हो वहाँ तक जाके उनकी कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि जो शैक्षणिक माहौल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है बिहार के हित में। उन्होंने कहा कि हम बिहार में शैक्षणिक माहौल को सुदृढ़ करना चाहते हैं। आप देखिए कि लाखों शिक्षकों की बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया। मुख्यमंत्री जी बार बार यह घोषणा भी करते हैं कि आप लोग पढ़ाइए, आपको वेतन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शिक्षक आज अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं, वेतन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शिक्षक आज अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं। मुख्यमंत्री जी के हर आदेश को और सरकार के हर आदेश को हमारे शिक्षक मानते भी हैं, लेकिन एक अपर मुख्य सचिव, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो घूम घूम के कहते हैं कि आप पढ़ाते नहीं हैं। तो मान लीजिए कि बार बार आप जाइएगा उस विद्यालय में और बार बार शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिएगा, तो यह कहीं से ऐसे आपके आदेश चलने वाले नहीं हैं। और हम तो ऐसे विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र जो आपने 5 बजे तक का जो फैसला लिया है, जो छात्र हित में भी नहीं है, शिक्षक हित में भी नहीं है, वैसे फैसले को वापस लेना चाहिए। पूर्वजों की बनाई हुई जो परंपरा रही है 9:30 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलने का, वैसी परंपरा लागू रहनी चाहिए। और छुट्टी की जो घोषणा आपने की है, जो कटौती आपने किया है, तो हर लोगों का यह नैतिक अधिकार और दायित्व तो बनता है छुट्टी लेना। तो छुट्टी की भी सूची को पूर्व की भांति आप लागू रहने दीजिए, यही आपसे आग्रह करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि यथाशीघ्र ऐसे फैसले को वो वापस कराएं, यही निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आनंद पुष्कर का। इसकर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।